मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बुरा किया। अभी ने दुखी मन से कहा, तुम नहीं जानते इन पैसों को जमा करने में मुझे कितना वक्त लगा है। मैं तौबा करता हूँ, अब के बाद मैं तुम जैसे किसी बदमाश की सहायता कभी नहीं लूंगा और सहायता लेने की सोचूंगा तक नहीं। लिल्लन ने उपहासजनक ढंग से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे गोल्डबर्ग, तुम कर ही नहीं सकते। तुम्हारे जैसे कोमल हृदय लोग अपने अंतिम समय तक उपकार ही करते रहते हैं। बातें करते करते डिल्लन स्टोर में खाने के सामान के टिन छांटता रहा। फिर उन्हें एक गत्ते के डिब्बे में रखते हुए बोला, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। इतना सामान मैं तुम्हारे स्टोर से चुराना उचित नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाए देता हूँ। ये कहते हुए उसने $3 काउंटर पर रख दिए। अभी कुछ नहीं बोला। वो चाह रहा था कि डिल्लन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। वो सोचता रहा कि रोजी को यह बात पता चलेगी उसे कितना दुख होगा। वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। ओके गोल्डबर्ग, डिल्लन ने डिब्बा उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। हो सकता है कि तुम मुझे याद रहो। वो बाहर अंधेरे में आ गया, कार में डिब्बा रखा, अंदर घुसा और चाबी गरनी को थमाते हुए बोला, इस प्रदेश की सीमांत की ओर जल्दी चलो, फौरन। गरनी ने कार स्टार्ट की, गियर बदला और कार द्रुत गति से आगे की ओर बढ़ चली। दूर कहीं घड़ियाल ने 2 बजाए। कार तेज गति से आगे भाग चली। मीरा ने अपनी टांगे बिस्तर से नीचे लटकाई और उठ बैठी। खिड़की से आती धूप उसके पैरों को जलाए दे रही थी। अंगीठी के ऊपर रखी सस्ती सी घड़ी 8:10 का समय दर्शा रही थी। वो इसी प्रकार नग्न बैठी रही, अपने पैरों से अपने जूतों को टटोला, फिर कुछ नाराजी भरे भाव से हाथों और घुटनों के बल बैठकर चारपाई के नीचे से उन्हें निकाल लिया। कुछ क्षण वो उसी प्रकार झुकी झुकी जूतों को घूरती रही। जूतों से 2 बड़े बड़े छेद उसकी ओर झांक रहे थे। फिर उसने स्वयं के नंगे जिस्म की ओर देखा। लानत है, वो धीरे से बड़बड़ाई, मैं तो बिल्कुल कंगाल होकर रह गई हूं। उसने अपनी टांगें खुजलाई, फिर सीधी होकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो जानबूझकर तो नंगी होकर नहीं सोई थी। उसके पास दूसरा कोई कपड़ा भी तो नहीं था पहनने को। बच की हत्या के बाद धीरे धीरे 3 लंबे दुखद सप्ताह बीत चुके थे। पहाड़ी के दामन में छिपी हुई वो केबिन जिसमें मीरा इस समय बैठी थी, अपने रंग रोगन के कारण ही सलामत थी। डिल्लन यहाँ बड़े उत्साह और आनंद के साथ उसके साथ यहाँ आया था और फंसकर रह गया था। इस केबिन का अंतिम मालिक कामकाज की खोज में कहीं और चला गया था तथा अपना सामान, बिस्तर सब यहीं छोड़ गया था। डिल्लन कार द्वारा निकटतम शहर में काफी दिनों के लिए खाने का सामान आदि ले आया था। तीनों वहीं रहने लगे थे। सवेरे से शाम तक वहां और कोई नहीं आता था। डिल्लन का अधिकतर समय बिस्तर में लेटकर सोचते हुए व्यतीत होता था। वो आमतौर पर दोपहर के बाद ही उठता था, खाना खाता और केबिन के बाहर धूप में बैठ जाता। गरनी लकड़ियां काट काट कर लाता और पानी भर लाया करता था। इससे अधिक वो और कुछ काम नहीं कर सकता था। बाकी सारा काम मीरा के सिर पर था। गरनी आमतौर पर मीरा के आसपास मंडराता रहता, उसे बोर करता रहता था। मीरा अब तक इस गोरख धंधे से बुरी तरह ऊब चुकी थी, पर उसने स्वयं को संभाला हुआ था, इसलिए वो गरनी को अपने कमरे से बाहर ही रखती थी। मीरा का ये व्यवहार गरनी को चिंतित किए दे रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और जूते पहनने लगी। फटे हुए जूते उसके पांव में चुभ रहे थे। फिर उसने टिन के डिब्बे से पानी भरकर मुंह धोया। जब वो ये सब कर रही थी तो उसका दिमाग सोच विचार में व्यस्त था। वो सोच रही थी कि इन दोनों को एक अच्छा खासा झटका देना जरूरी था। डिल्लन के साथ थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत थी। हालांकि उसने मीरा की ओर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया था। मीरा सोचती थी कि शायद डिल्लन एक बेकार, काम वासना रहित ठंडा मर्द है। यही सब सोचती हुई वो स्टूल की ओर बढ़ी जहां उसके कपड़े रखे हुए थे। उसने कपड़ों को उल्टा पलटा, फिर घृणा से नाक सिकोड़ ली। समूचे लिबास में छेद थे, वहां के नीचे तो मोटा सा जोड़ भी लगा हुआ था। गरनी खुले दरवाजे में खड़ा पेटी कस रहा था। उसने रूठे हुए अंदाज के साथ मीरा की ओर देखा और सिर हिला दिया।
शुरू में गर्नी ने ये सोचा था कि वो मीरा के साथ खूब मौज मस्ती मनाएगा, पर अब हर रात उसके किवाड़ बंद करके सोने और अंदर से ताला लगा देने में वो तंग आ चुका था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। उसने मीरा की ओर भूखी नजरों से देखा। डिल्लन का कमरा सामने था। वो अभी तक सोया पड़ा था और अभी कुछ समय तक उसके उठकर बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मीरा ने उससे संक्षिप्त स्वर में बात की। अब यदि तुम आग जला देते तो मैं चाय वगैरह बना देती। श्योर श्योर, गर्नी बोला। वो बाहर निकल गया और कुछ लकड़ियां लेकर वापस लौटा। अंगीठी के सामने बैठकर उसने आग जलानी शुरू कर दी। मीरा ने केतली में पानी भरा और फिर मेज ठीक करने लगी। आग जल जाने पर गर्नी ने केतली को उस पर रख दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसने एक जम्हाई ली और कमरे में चहल कदमी शुरू कर दी। उसकी नजरें मीरा पर ही टिकी हुई थीं, पर मीरा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि इस वक्त गर्नी की निगाहों में वासना का तूफान लहरा रहा है। गर्नी उसके पीछे आ गया और उसकी कमर बाहों में भरकर उसे अपनी ओर भींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, मीरा ने डांट भरे स्वर में कहा। दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो मुझे और भी काम करने हैं। नहीं गर्नी ने उसे अपनी ओर घुमा लिया। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी बेरुखी से। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे नहीं होता मीरा। उसने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में ले आया। कमरे में पहुंचकर उसने मीरा को बिस्तर पर बिठाया। उसे थाम कर यूं ही खड़ा रहा। उसकी सांसें बुरी तरह आंदोलित हो रही थीं। तुम्हें तो हर समय गलत बातें ही सोचती हैं, मीरा ने कुछ नाराजगी के स्वर में कहा। तुम तो यही सोचोगी वो मीरा को झड़कता हुआ बोला। खुद नहीं सोचोगी कि तुम क्या हो? अरे तुम तो शोला हो, शोला। किसी मर्द को पागल बना देने के लिए तुम्हारा हुस्न कयामत से कम थोड़े ही है और अब फिर तुम्हें क्या हो गया है मीरा? हैं? जब बच हमारी जान लेने के लिए तुला हुआ था, उस वक्त तुम में वासना की गर्मी तप रही थी, हैं? पर अब क्या हो गया? मैं चलती हूँ, मीरा शांत स्वर में बोली। केतली में पानी खौल गया है, अब ये खेल कभी और करेंगे। बाय गॉड मीरा, तुम मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार क्यों करती हो? उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। गुस्से की तेज लहर शोला बनकर मीरा के शरीर में दौड़ गई। वो चीखती हुई बोली, तो तुम्हें ये अच्छा लगता है कि मैं नंगी फिरूं? मेरे शरीर पर कपड़े का एक चीथड़ा तक नहीं है। जूतों के नाप पर ये फटे हुए लीथड़े हैं, वही पहनूं? क्यों यही अच्छा है ना तुम्हारी नजरों में? हटो हटो, मुझे काम करने दो। तुम्हें क्या, तुम तो बस अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए यहां चले आते हो, और तो कोई मतलब है नहीं तुम्हें। गर्नी ने हतप्रद भाव से उसकी ओर देखा। मीरा कहती गई, तुम केवल बिस्तर में घुसने की बात ही सोच सकते हो। बाहर दूसरे कमरे में उस पाजी के पास नोटों की पूरी गड्डियां मौजूद हैं और उस सब पर वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। पर तुम्हारे विचार में हम इस तरह से यहाँ और कितने दिन रह सकते हैं? बोलो बोलो, सोचो तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? गर्नी व्याकुल होकर पीछे हट गया। पर मैं कर ही क्या सकता हूं? सोचो तो मीरा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वाह वाह, क्या मर्द हो, मीरा व्यंग से ताली बजाती हुई बोली। कहते हो मैं क्या कर सकता हूं? लाओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। कहती हुई वो उठी और गर्नी के पास से निकलती हुई डिल्लन के कमरे में जा घुसी। डिल्लन अपने बिस्तर पर कमीज पतलून पहने बैठा लकड़ी के एक टुकड़े से अपने दांत कुरेद रहा था। उसने मीरा को दंदनाते हुए अपने कमरे में घुसते हुए देखा तो शक से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो गुस्से भरे स्वर में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? इस तरह मेरे कमरे में घुसने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मीरा उस पर बरस पड़ी। सुनो सुनो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकूं। मैं यहाँ तुम जैसे बेकार पागलों के लिए मुफ्त में काम करते करते तंग आ चुकी हूँ। मेरी ओर देखो जरा, मेरे कपड़ों पर ध्यान दो, मेरे जूते तो देखो। शट अप! डिल्लन फौरन उठकर घोर रहा।
दरवाजे में खड़ा गरनी भयभीत हो गया। डिल्लन ने अपने कंधे उचकाए। फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जा, वरना मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा। यहाँ तुम लोगों का बॉस मैं हूं, मैं, समझी? फूट यहां से। मीरा ने मुंह पिचका दिया। तुम अपनी मोटी अक्ल में इस बात को विशेष रूप से बिठा लो, बाजी पिस्तौलबाज। वो व्यंग भरे स्वर में बोली। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम बॉस नहीं हो सकते, समझे? तुम अब कुछ समझदारी दिखाओ। अरे कुछ डॉलर दे दो मुझे। सहसा डिल्लन को क्रोध चढ़ आया। उसने जोरदार मुक्का मीरा के सिर पर दे मारा। मीरा लड़खड़ाती हुई कमरे के पीछे की ओर घूम गई और उसकी खोपड़ी दीवार के साथ जा टकराई। दीवार की कठोर लकड़ी के साथ टकराने के बाद वो नीचे फर्श पर गिरी और ढेर हो गई। दरवाजे पर खड़ा गरनी धीरे से बोला, तुम्हें उसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। डिल्लन ने खूंखार नजरों से उसे देखा और जवाब दिया, तुम इस चक्कर से बाहर ही रहो तो बेहतर है गरनी। उसने स्वयं ही ये सब कुछ मांगा था। इस प्रकार की बातें करके वो मुझसे क्या हासिल कर सकती है? मीरा लड़खड़ाती हुई उठी। उसने अपना सिर दोनों हाथों से थाम रखा था। वो डिल्लन को देख पाने में भी कठिनाई महसूस कर रही थी। वो चिल्लाई, तुम आदमी नहीं हो हरामजादे, शैतान हो शैतान। डिल्लन ने अपनी पतलून थोड़ी ऊपर उचकाई, चलता हुआ उसके नजदीक आया। अब निकलो यहां से, कुछ खाना वाना तैयार करो। वो क्रुद्ध स्वर में बोला, मैं तुम्हारे उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, समझी? मीरा ने मुड़कर गरनी की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। तुम मर्द कमीने, इतना कुछ देख लेने के बाद भी तुम तो बिस्तर में घुसाने की हिम्मत करते हो। कैसे कर लेते हो? पागल कीड़े, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। बकवास बंद कर छोकरी। डिल्लन गुर्राया। गरनी मुड़ा और बड़े कमरे में चला गया। उसने अनुमान लगा लिया कि अब मीरा से उसे कुछ सुनना पड़ेगा। डिल्लन ने मीरा पर से अपनी नजरें हटाई। बच को जिस प्रकार मीरा ने घायल किया था उसका उसे पता था। वो एक खतरनाक छोकरी थी। मीरा ने घृणा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और दांत पीसती हुई बोली, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया बाजी। देख लेना इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कमीने, मैं तुम्हें सीधा करके ही छोड़ूंगी। डिल्लन हंस पड़ा। वाह वाह, क्या कहने, ये मुझे सीधा करके रहेगी, वाह। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसकी नजरें अंतिम समय तक मीरा पर ही केंद्रित रहीं। मीरा कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर बाहर वाले कमरे में आ गई। गरनी ने डरे डरे भाव से उसकी ओर देखा, पर मीरा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो मीट काटने में व्यस्त हो गई। गरनी को उम्मीद थी कि मीरा रोएगी, चिल्लाएगी। इस प्रकार मार खाने के बाद कोई भी लड़की बेहोश हो सकती थी, उसे होना ही चाहिए। पर मीरा के चेहरे पर ऐसा कोई निशान तक नहीं था। उसका चेहरा तना हुआ था। जहां डिल्लन ने उस पर प्रहार किया था वहां एक निशान पड़ गया था। मीरा की आंखों में तूफान भरा हुआ था। गरनी ने व्याकुल सुर में कहा, सुनो, तुम्हें उससे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था। उस जैसे व्यक्ति से झगड़ा मोल कर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, याद रखो। मीरा खामोश रही। वो मेज तक खाने का सामान लाकर जुटाती रही। उसने अपने लिए कॉफी का एक कड़कदार प्याला तैयार किया और उसे हाथ में उठाए धूप में आ बैठी। डिल्लन अंदर दाखिल हुआ और खाने की मेज पर बैठ गया। गरनी उसके समीप जा बैठा। तुम खूब कहे लगते हो, डिल्लन ने सर्द आवाज में पूछा। नहीं, मैंने तो तुमसे कोई शिकायत ही नहीं की है? इस बारे में कोई शिकायत की मैंने? गरनी बोला, लेकिन मेरे विचार से उसे तुमने ही भड़काया है ना? उसने मीरा की ओर गर्दन घुमाई और उस पर उंगली का संकेत करते हुए कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गरनी बात को बनाते हुए बोला, सच कह रहा हूं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसके पास पहनने को कपड़े ही नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसलिए वो इतना कुछ कर बैठी थी, बस गुस्सा आ गया उसे। डिल्लन ने गोश्त के टुकड़े पर छुरी चलाते हुए कहा, उस छोकरी को समझा देना,
मैं इस तरह का व्यवहार सहन करने का आदी नहीं हूं, समझ गए? गरनी ने अपनी प्लेट एक और खिसका दी। उसने एक सिगरेट सुलगाई। खाना उसे बेजायका लगने लगा। तुम सही कह रहे हो, उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर वो भी नादान है। तुम भी उसकी बात का बुरा नहीं मानो, मानना ही नहीं चाहिए तुम्हें। मैंने कहा उसे समझा देना, डिल्लन ने सामान्य स्वर में कहा। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि मैं उसे अपने ढंग से सीधा करूं? है? उस चरित्रहीन छोकरी को तुम ही संभालो। तुम आखिर उससे इतना डरते क्यों हो? उसे पकड़कर बिस्तर पर पटक क्यों नहीं देते? गरनी कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। वो बुदबुदाया और अंगीठी को ठीक करने के लिए चला गया। डिल्लन ने खाना समाप्त किया। वो भी उठकर खड़ा हो गया। मैं कार बाहर लेकर आ रहा हूं, वो बोला। मुझे थोड़ा सा काम है। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है उसके बारे में उसे समझा देना। गरनी ने व्याकुल भाव से उसकी ओर देखा, पर वो बोला कुछ नहीं। मीरा ने दोनों व्यक्तियों को अंदर से निकलकर कार के शेड की ओर जाते हुए देखा। वो उठी और अंदर जाकर मेज साफ की, फिर झूठी प्लेटें धोने लगी। अपने आप पर जब्त किए हुए वो अब भी गुस्से में कांप रही थी। उसने कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो वो भागकर खिड़की के समीप जा पहुंची। उसे कार में डिल्लन की सूरत दिखाई पड़ी। गरनी अंदर आया और बोला, वो शहर गया है। मीरा खिड़की के पास पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। वो कठोर और तीखे शब्दों में बोली, तुम्हें इस बाजी से सावधान रहना होगा गरनी। मैं तुमसे यही बात कहना चाहती हूँ। गरनी ने अपनी खोपड़ी खुजाई। सावधानी? कैसी सावधानी? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। इस पर मीरा बोली, सुनो, तुम्हें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो अभी गोल्डबर्ग से लूट के लाया है। उसमें से कुछ दिया उसने तुम्हें? हाँ, दिया? कुछ नहीं। सोचो सोचो, तुम दुम हिलाते कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। उसने तुम्हें एक कत्ल में भी साझीदार बनाकर रख दिया है। वो अपने आप को हम सबका बहुत समझता है, और तुम हो कि उसके पीछे पीछे दुम हिलाए घूमते रहते हो। उसकी हर जायज नाजायज बात में जी हुजूरी करते हो। कायर कहीं के, तुम एक डरपोक आदमी हो। तुम उस हरामजादे से खौफजदा हो। बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गरनी ने प्रतिवाद किया, लेकिन उसके पास पिस्तौल है। मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। अगर मैंने उससे जरा भी नाइत्तेफाकी की तो वो बेहिचक मुझे शूट कर सकता है। ये भी तो सोचो बेबी। मीरा की आंखों में चमक उत्पन्न हुई। वो बोली, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। देखो, जब तक जरूरी समझो तुम इसकी जी हुजूरी करते रहो, लेकिन मौका पाते ही इसे धक्का दे दो और स्वयं बॉस बन जाओ। तुम्हारे पास भी पिस्तौल होगी और तुम इससे भी कहीं ज्यादा कारगर ढंग से पिस्तौल चला सकोगे। और सोचो, जब तुम खुद ही हर काम इससे ज्यादा अच्छी ढंग से करने लगोगे तो यह स्वयं ही यहां से भाग खड़ा होगा। गरनी ने सोचपूर्ण मुद्रा में उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मुझे इस ढंग से भी सोचना चाहिए। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। जब डिल्लन वापस केबिन में लौटा, उस समय सूरज पहाड़ी के पीछे छुप रहा था। गरनी ने दूर से आती कार के पुराने इंजन की आवाज जब सुनी तो वो भागा भागा आकर सड़क की ओर देखने लगा और ये सोचने लगा कि न जाने दोपहर के खाने के बाद मीरा कहाँ चली गई। दोपहर के खाने के बाद से उसने मीरा को नहीं देखा। दिन भर वो अकेला बोर होता रहा, दिन गुजारता रहा। कार की आवाज सुनते ही वो चौकन्ना होकर कार की दिशा में देखने लगा। इसी दौरान वो सारे दिन मीरा के ही बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि मीरा का कहना बिल्कुल ठीक था। डिल्लन को चकमा देना ज्यादा बेहतर था, लेकिन कैसे? ये बात उसके दिमाग में बैठ नहीं पा रही थी। वो डिल्लन से डरा हुआ था, इसीलिए ये नहीं सोच पा रहा था कि आखिर डिल्लन को चकमा कैसे दें। उसने काफी देर तक सोच विचार किया था और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा था कि ये काम उसे मीरा पर छोड़ देना चाहिए। मीरा की बताई बातों पर उसने धूप में बैठकर बार बार विचार किया था। डिल्लन एक कमीना आदमी है। वो कुछ समय तो अपने साथ साथ रखेगा उसे और फिर अपना काम निकलते ही उसे छोड़ देगा। गरनी के हाथ पिस्तौल को छूने और महसूस करने के लिए मचलने लगे। काश उसकी पिस्तौल मेरे काबू में आ जाए, फिर मैं डिल्लन को सीधा करके रख दूंगा। डिल्लन कार को कैबिन के पास ले आया। उसने गरनी की ओर देखकर हाथ हिलाया। गरनी उसके नजदीक आ पहुंचा।
कुछ काम है क्या? गरनी ने उसके नजदीक जाकर पूछा। तुम तो काफी देर तक बाहर रहे हो। डिल्लन कार से नीचे उतर आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला और एक केबल में लिपटा भारी सा बंडल उठा लिया। आओ अंदर चलते हैं, वो बोला। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। गरनी उसके पीछे पीछे हो लिया। डिल्लन ने बंडल मेज पर रख दिया और उसे सावधानी से खोलने लगा। गरनी धड़कते दिल के साथ चुपचाप खड़ा देखता रहा। फिर बंडल खुलते ही उसके मुंह से आश्चर्य मिश्रित सिसकारी उभरी। ओह! मेज पर एक थॉमसन बंदूक रखी थी और पास ही 0.45 की स्मिथ एंड वेसन की पिस्तौल थी। उसके साथ ही कारतूसों की एक पेटी भी थी। अपने छोटे छोटे होठ फड़फड़ाता हुआ डिल्लन हाथ से थॉमसन को थपथपाता हुआ बोला, देखो इसे कहते हैं काम करना। जिस किसी के पास ये हथियार हो उसे कहीं भी जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, समझे? तभी एक परछाई मेज पर पड़ी। दोनों ने तुरंत चौंक कर उस ओर देखा। मीरा दरवाजे पर खड़ी एकटक भाव से बंदूक को देखे जा रही थी। दोनों ने उसकी ओर से ध्यान हटाया और पुनः बंदूक का निरीक्षण करने में लग गए। ये तुम्हें कहां से मिल गई? गरनी ने पूछा और पिस्तौल उठाकर उसके बट्टे को टटोलने लगा। ऐसा करना उसे अच्छा लग रहा था। डिल्लन बहुत अच्छे मूड में था। वो खिड़की के नीचे बेंच पर जाकर बैठ गया और बोला, एक बार जब तुम्हें इन हथकंडों का पता चल जाएगा ना दोस्त, तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मीरा मेज के निकट आई और उसने बड़ी सावधानी से अपना हाथ थॉमसन की ठंडी नाल पर रख दिया। डिल्लन ने उसकी ओर देखा। इसे उठाकर देखो जानी, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मीरा ने बंदूक उठा ली और उसकी मूठ को अपनी बाह के नीचे दबाकर उसकी नाल अंगीठी की ओर घुमा दी। फिर वो उस पर हाथ फेरने लगी। गरनी उसे ध्यानपूर्वक देखता रहा। उसने सोचा, जरूर डिल्लन इन हथियारों को कहीं से उड़ा कर लाया है। फिर जब उसके सब्र का पैमाना झलक उठा तो उसने पूछ ही लिया, बताओ ना, तुमने ये सब कहां से प्राप्त किया है? आखिर ये तुमने पेड़ पर लगे हुए तो नहीं पाए होंगे यार। डिल्लन ने सिर हिलाया। उसने अपनी पेटी में अपनी उंगलियां घुसा ली और बोला, ये चीजें आसानी से कहाँ मिलती है? अरे मैं शेरिफ के दफ्तर गया था और वहीं से ये चीजें खरीद कर ले आया हूँ। कमाल कर दिया यार तुमने तो, गरनी आश्चर्य व्यक्त करता हुआ बोला। उसकी आवाज में चापलूसी साफ साफ जाहिर हो रही थी। सुनो मेरे दोस्त, डिल्लन ने बताया, इस देश के कानून कुछ अजीब से हैं। यहाँ हर मेरे जैसे व्यक्ति को पिस्तौल रखना लाजमी होता है और पिस्तौल आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए बड़ी जुगाड़ भिड़ानी पड़ती है भाई। मुझे भी इसके लिए जुगाड़ भिड़ानी पड़ी। ऐसा भी होता है कि जब शेरिफ को अपना तामझाम बंद करना होता है तो उसे राइफल और पिस्तौल आदि बेचनी पड़ जाती है। मैं जब शहर गया था तो वहां लोगों की बातचीत हो रही थी, तो मुझे पता चला कि पास वाले शहर का शेरिफ अपना सामान बेचना चाह रहा है। मैं उसके पास पहुंच गया, उसे अपनी बातों से प्रभावित किया और ये चीजें सस्ते दामों में ले आया। खर्चा बेशक हो गया पर मुझे परवाह नहीं है। ये चीज मेरे मनपसंद की है। मीरा ने महसूस किया कि डिल्लन काफी चालाक आदमी था। गरनी को उससे बहुत कुछ सीखना होगा। अपने स्वर को यथासंभव नम्र बनाते हुए वो बोली, वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है भाई तुमने। डिल्लन ने उसे कड़ी निगाहों से देखा। मीरा की आंखों से प्रशंसा फूट फूट कर जाहिर हो रही थी। हाँ, अपना काम बेहतर जानता हूं मैं, वो बोला। गरनी ने थॉमसन थपथपाई और पूछा, अब तुम इसे चलाना भी जानते हो? डिल्लन उठकर खड़ा हो गया। क्यों नहीं, वो बोला। इधर लाओ, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूं। मीरा और गरनी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। मीरा ने गरनी की बाह थामते हुए उसे धीरे से दबाया। गरनी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नजरें अभी भी डिल्लन की पीठ पर टिकी हुई थीं। डिल्लन ने इधर उधर देखते हुए अपना टारगेट निर्धारित किया। वो बोला, इस बंदूक से तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बस इसे थामे रहो और इस प्रकार घुमा दो। कहते कहते उसने बंदूक गैराज के दरवाजे की ऊंचाई तक उठाई और फायर कर दिया।
गोलियों की लगातार आवाजों से घबराकर मीरा 2 कदम पीछे हट गई। गैराज के दरवाजे पर से लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। जहां लोग खड़े थे वहां गैराज के दरवाजों में छेद की कतारें साफ साफ दिखाई देने लगी। डिल्लन ने फायरिंग करना बंद कर दिया। वो उन दोनों की ओर मुड़ा और बोला, देखा कितना आसान है निशाना लगाना। ये बंदूक तो सबको रोक सकती है। मीरा आगे बढ़ी। क्या ऐसा मैं भी कर सकती हूँ? डिल्लन ने पल भर के लिए संकोच भरी निगाहों से उसे घूरा, फिर बंदूक उसके हाथ में थमा दी। क्यों नहीं, पर तुम्हें इसे सावधानी से पकड़ना होगा। मीरा ने बंदूक का बट अपनी कोहनियों के बीच दबाकर घोड़े को अपनी उंगलियों से घेर लिया। फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। राइफल जीवित हो उठी। गैराज के ऊपर वाले पेड़ों से कई टहनियां टूटकर नीचे आ गिरी। बस ठीक है, डिल्लन बोला। बस इसको मजबूती से पकड़ने की जरूरत होती है। गरनी का भी दिल चाह रहा था कि ये भी 2-4 गोलियां चलाकर दिखे। डिल्लन का संकेत पाकर मीरा ने राइफल गरनी के हाथ में थमा दी। संभाल के चलाना, डिल्लन बोला। हमने कारतूस यूं ही जाया नहीं करने। अरे ये बहुत महंगे आते हैं। पर गरनी इस बात के तर्क से भला कहां रुकने वाला था। उसने गैराज के दरवाजे की ओर निशाना लगाकर गोलियां दाग दी। डिल्लन द्वारा किए गए सुराखों के साथ साथ दरवाजे पर एक और सुराखों की लाइन लग गई। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, मीरा ने कहा। डिल्लन खुश हो गया। उसने बंदूक को गरनी से वापस ले लिया और अंदर चला गया। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे अंदर चले आए। दोनों डिल्लन को राइफल साफ करते हुए देखते रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मीरा डिल्लन से कुछ न कुछ सवाल पूछ लेती थी। डिल्लन उसका जवाब देता जा रहा था। इस प्रकार उन तीनों ने राइफल के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली। गरनी डिल्लन का हाथ पटाने लगा। उसने कारतूसों की पेटी को डिल्लन के तकिए के नीचे छुपा दिया। फिर तीनों बैठक में आ गए। डिल्लन एक मेज के कोने पर जाकर बैठा और बोला, मेरी निगाह में एक छोटा सा बैंक है जिसे लूटा जा सकता है। यदि मुझे कार चलाने के लिए कोई बढ़िया सा साथी मिल जाए तो मैं इस काम में हाथ डाल सकता हूँ। कार मैं चला सकती हूँ, मीरा धीरे से बोली। डिल्लन ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। तुम भला क्या जानती हो कार चलाने के बारे में? डिल्लन ने पूछा। फिर बोला, बैंक डकैती के बाद वहां से भागकर लौटना ही तो सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। ऐसे वक्त में कार का स्टीयरिंग संभालने वाले साथी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, मालूम है? उसे आंधी तूफान की तरह गाड़ी चलाते रहना पड़ता है, समझी तुम? मीरा ने कंधे उचका दिए। मेरे विचार से तो उस पुराने छकड़े को होशियार से होशियार ड्राइवर भी आंधी तूफान की तरह नहीं चला सकता। डिल्लन बोला, तुमसे यह किसने कह दिया कि इस काम के लिए मैं उस छकड़े का प्रयोग करूंगा? तुम इस धंधे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। पहले मैं एक कार चुराऊंगा, काफी पावरफुल और तेज रफ्तार से चलने वाली कार, समझी? तो फिर ले आओ ना, मैं उसे चलाकर दिखा दूंगी, मीरा ने कहा। डिल्लन को गुस्सा आने लगा। तुम इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, उसने डांट भरे स्वर में कहा। मीरा उठी और दरवाजे की ओर चल दी। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं दिखाई देती हूँ। वो भागती हुई वहीं खड़ी पुरानी कार तक गई, उसमें बैठी और उसे स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि कार नजरों से ओझल हो, 40 मील की गति से कार चलती दिखाई दी। उसने कुछ ही सेकंड में गियर तब्दील किया, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। कुछ देर बाद वो कार वापस ले आई। केबिन की दीवार के पास तक कार को लाकर उसने इस तेजी के साथ ब्रेक लगाए कि दोनों व्यक्ति चौंक कर रह गए। वो उछलकर कार से निकली और दोनों के पीछे पीछे अंदर चली गई। डिल्लन ने आश्चर्यचकित नजरों से मीरा की ओर देखा, पर उसका चेहरा भाव शून्य था। वो कार को संभाल सकती है, गरनी ने डिल्लन से कहा। मेरे विचार से वो अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रख सकती है। डिल्लन कुछ पलों तक असमंजस में डूबा रहा, फिर बोला, बिल्कुल तुम ठीक कहते हो। मेरे विचार में मैं कल ही उस बैंक को साफ कर दूंगा।